नमस्कार साथियों, मैं अरुण भारद्वाज जीवी यथार्थ एकेडमी के इस शानदार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित, और नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय जो विस्तार किन किन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में राजस्थान अवस्थित है, लोकेटेड है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, यहां तीन जो सेगमेंट हैं, तीन प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में कहां अवस्थित है, लोकेटेड है, और दूसरा जो है वो भारत के संदर्भ में कहां अवस्थित है, और तीसरा जो है आपका वो है एशिया के संदर्भ में कहां स्थित है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले विश्व के संदर्भ में बात करेंगे, फिर भारत के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। तो देखिए, माना कि ये ग्लोब है और ग्लोब पर 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा, और भूमध्य जो रेखा है ये क्या है, ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त है। क्या है? ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त है, और ये वृत्त पूरे विश्व को कितने भागों में डिवाइडेड करता है? 2 भागों में डिवाइडेड करता है। इससे उत्तर का जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं साथियों? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। आप ध्यान दीजिएगा कि भारत कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होकर के गुजरती है। सर्वप्रथम बात तो ये हुई कि हमने भूमध्य रेखा जो हमारे ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त है उससे ऊपर के पार्ट को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा, नॉर्थ, और दक्षिणी गोलार्ध जो भूमध्य रेखा से दक्षिण में है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये क्या है? 0 डिग्री क्या है? देशांतरीय रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय रेखा। और इसी को हम क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा भारत है वो भारत जो समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है उसके कहां स्थित है? पूरब में स्थित है। कहां स्थित है? पूरब में। तो अब सामान्य सी बात यह है कि राजस्थान ग्लोब के संदर्भ में कहां अवस्थित है। देखिए, L1 और L2 या कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा जो टॉपिक होता है राजस्थान की उत्पत्ति के बाद में राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो यहां ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान कहां अवस्थित है, कहां लोकेटेड है? उत्तरी पूर्वी भाग में। कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग। अब राजस्थान कहां है? भारत के अंदर ही एक स्टेट है, तो भारत भी कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो या उत्तरी पूर्वी भाग या आपसे गोलार्ध भी कह सकता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है? भारत स्थित है। और भारत में कहां है राजस्थान? राजस्थान एक स्टेट है भारत में पार्टिकुलर तौर पर। तो राजस्थान ग्लोब के संदर्भ में कहां अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अब यहां तक ये बात क्लियर है। अब देखिए, भारत के अंदर राजस्थान कहां अवस्थित है?
देखिए, तो भारत के अंदर भी राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। ये जो आपका भाग है उत्तर पश्चिम, इसमें राजस्थान अवस्थित। ये आपका राजस्थान। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम में। राजस्थान कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम में। और ग्लोब के संदर्भ में कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। और एशिया के संदर्भ में कहां स्थित है? तो दक्षिणी एशिया। मेरे साथी जो अन्य लोग हैं उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया में बता रखा है, या बहुत सारी जो पब्लिकेशंस की जो बुक चलती हैं उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया में बता रखा है। लेकिन एशिया के संदर्भ में जो भारत या राजस्थान कहां स्थित है? दक्षिणी एशिया में। देखिए साथियों, यहां मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया में किनको सम्मिलित किया जाता है? अरब प्रायद्वीप को। किसको? अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है। तो ये क्या है? अरब प्रायद्वीप के देश हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि दक्षिणी एशिया में किसको इंक्लूड किया जाएगा? तो दक्षिणी एशिया में आपके किनको? जिनकी एफटीआर अर्थात प्रजनन जो दर है, एफटीआर फर्टिलिटी जो रेट है वो सर्वाधिक है दक्षिणी एशिया के देशों में। तो दक्षिणी एशिया में जिसमें ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है या ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी अधिक है उनको दक्षिणी एशिया में इंक्लूड किया जाता है। जैसे पाकिस्तान है, भारत है और बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन देशों को, और इसके साथ साथ भी चीन भी है, चीन का कुछ भाग। तो इनको हम किस में? दक्षिणी एशिया में सम्मिलित करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, पाकिस्तान शेड्यूल जेनरेट होगा, आपको इन फ्यूचर काम देगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? दक्षिणी एशिया के देशों में इंक्लूड करते हैं। अब साथियों एक बात आती है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम जो हिंद चीन के जो देश हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में किनको इंक्लूड करते हैं? ध्यान दीजिए, देखिए इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इन देशों को हम दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंक्लूड करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि भारत विश्व के संदर्भ में कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और भारत के अंदर ही क्या है? एक स्टेट राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में कहां अवस्थित है? लोकेटेड है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी भाग में। और भारत के संदर्भ में राजस्थान कहां अवस्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और एशिया के संदर्भ में कहां स्थित है? दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। तो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए राजस्थान ये राजस्थान का आपका मैप। तो देखिए राजस्थान हमने विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में इसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो साथियों देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट। कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक
इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार। यहां तक क्लियर है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या है, अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं कि इसका देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय जो विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका क्या है, पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये सामान्य से प्रश्न है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। और राजस्थान के अंदर क्या है, तो ये कैसी आकृति है, विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति कैसी हुई, विषम कोणीय की आकृति, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। और इस विषम कोण चतुर्भुज आकृति को हम क्या कह सकते हैं, पतंगाकार आकृति। कैसी कह सकते हैं, पतंगाकार आकृति। और इस पतंगाकार जो आकृति है इसका नामकरण किया था टी.एच. हैंडले ने। किसने किया था, टी.एच. हैंडले ने। और ये टी.एच. जो हैंडले थे ये जयपुर जो रियासत थी उस जयपुर रियासत में ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी थे। क्या थे, ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी। और ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी कहां थे, जयपुर रियासत में। और राम सिंह द्वितीय के समय ये थे, राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय या सेकंड। तो टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति बताया। और बताने के साथ साथ ये क्या है, रेम्बियस शेप में है। क्या है, रेम्बियस शेप में। तो ये टी.एच. हैंडले के कहने से ही राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुआ रंग से पुतवाया था। किससे पुतवाया था, जयपुर को गेरुआ रंग से। ये आपको थोड़ा सा तथ्य ध्यान रखना है। अब विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति क्योंकि कैसे हुई, क्योंकि हमने 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद में सारी रियासतों को मिलाकर के एक नया राजस्थान बनाया और उस राजस्थान में हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लोकेटेड किया। और लोकेटेड करने के बाद में इसकी शेप कैसी निकल करके आई, विषम कोणीय चतुर्भुज। और विषम कोणीय चतुर्भुज को हमने क्या कहा, पतंगाकार आकृति। और पतंगाकार आकृति, इस आकृति का निर्धारण किसने किया, टी.एच. हैंडले ने, जो राम सिंह द्वितीय के यहाँ क्या था, ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी था। और इसके कहने पर राम सिंह द्वितीय ने क्या किया, राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसको गेरुआ रंग से पुतवाया था। यहां तक क्लियर है साथियों। अब देखिए राजस्थान के अंदर होकर के कौन सी रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या निकलती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा से उत्तर का भाग क्या कहलाता है, शीतोष्ण भाग। क्या कहलाता है, शीतोष्ण भाग या शीतोष्ण कटिबंध जोन कह सकते हैं इसको एक, क्योंकि बहुत बड़ी रिलीजियंस क्या है, इकाई है, एक क्षेत्रीय इकाई है। तो
कर्क रेखा से उत्तरी भाग को हमने क्या कहा, शीतोष्ण कटिबंध, और इससे निचले वाले हिस्से को हमने क्या कहा, उष्ण कटिबंध। क्या कहा, उष्ण कटिबंध। अब देखिए साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर के निकलती है, और किन किन शहरों से निकलती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। आंशिक रूप से डूंगरपुर 2 किलोमीटर और बांसवाड़ा में कितनी है इसकी लंबाई, 24 किलोमीटर। बांसवाड़ा में 24 किलोमीटर। तो टोटल कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर। और भारत के संदर्भ में यदि हम साथियों बात करें तो यह है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जब इंडिया हम पढ़ाएंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चर्चा कर चुके हैं और भी चर्चा करेंगे। तो देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान में आंशिक तौर पर डूंगरपुर 2 किलोमीटर और पूर्ण रूप से बांसवाड़ा में 24 किलोमीटर में एरिया में होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई में व्याप्त है। अब देखिए साथियों, इसके उत्तर का भाग क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण का भाग क्या है, उष्ण कटिबंध। तो देखिए जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण होने के पश्चात सूर्य क्या है 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर क्या करता है, लंबवत चमकता है। और लंबवत चमकने के कारण उत्तरी भाग में क्या होती है, गर्मी की ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शीत ऋतु होती है। अब देखिए यहां पश्चिम में क्या पाई जाती है, मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती हैं, और मरुस्थलीय परिस्थितियां अरावली के पश्चिम में पाई जाती हैं। इसके अपेक्षा पूर्वी भाग में क्या है, जलोढ़ मृदा के मैदान है, और दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है, मालवा का पठार है या हाड़ौती का पठार है, विंध्यन कगार भी है। तो इसके कर्क रेखा के उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और दक्षिणी भाग में कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इन दोनों को मिलाकर के हमने राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किया। तो ये कैसी निकल करके आई, उष्ण और शीतोष्ण को मिलाकर के उपोष्ण कटिबंधीय। क्या निकल करके आई, उपोष्ण कटिबंधीय। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, क्योंकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, और दक्षिण का भाग क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा हिस्सा है, और अरावली के पश्चिम में क्या है, मरुस्थलीय परिस्थितियां हैं। अतः यहां समेकित तौर पर मिलाकर के इसकी जलवायु कैसी हुई, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके बारे में जलवायु वाले टॉपिक में और अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो यहां राजस्थान की जलवायु का निर्धारण हुआ कर्क रेखा के आधार पर। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून से वर्षा होती है। अतः राजस्थान की जलवायु कैसी है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। क्योंकि मानसून के द्वारा भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, और भारत का हिस्सा कौन है, राजस्थान। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जलवायु वाले टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए साथियों, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। देखिए देखिए इसकी पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर।
और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि इसकी लंबाई, भाई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम पढ़ चुके हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक क्या है, इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। और कर्क रेखा इसके कहां निकलती है, दक्षिण में होकर के क्या निकलती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है। अब साथियों देखिए, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में क्या है, अंतर है। तो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है वो पूछ लिया गया। तो इन लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। एक बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। और इस 43 किलोमीटर के अंतर के कारण ही राजस्थान की आकृति कैसी निकल के आई, पतंगाकार। कैसी आई, पतंगाकार। और इस आकृति को क्या कहा, विषम कोणीय चतुर्भुज। और किसने निर्धारण किया, काफी बार प्रश्न पूछा है, टी.एच. हैंडले ने इसका निर्धारण किया। और टी.एच. हैंडले वाला प्रश्न कभी भी नहीं पूछा है, इस बार इसकी संभावना अधिक बन रही है। तो ये फैक्चुअल चीज ध्यान रखना है। लंबाई कितनी हुई, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई हुई 869 किलोमीटर। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से निकलती है। और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए साथियों, उसका उत्तरी जो बिंदु है वो कौन सा है, तो देखिए उत्तरी बिंदु है कोणा गांव। और ये कोणा गांव कहां है, गंगानगर तहसील में और श्री गंगानगर जिले में। तो कोणा गांव गंगानगर तहसील। यदि आपसे पूछता है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, कोणा गांव गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला, यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछता है कि दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो दक्षिणतम बिंदु साथियों बोरखेड़ा है। क्या है, बोरखेड़ा। ये क्या हुआ, दक्षिणतम बिंदु। और ये क्या हुआ, उत्तरतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा, सॉरी बोरखेड़ा नहीं, बोरकुंडा। बोरकुंडा, बोरखेड़ा नहीं, बोरकुंडा। और ये बोरकुंडा कहां स्थित है, सज्जनगढ़ तहसील में। बोरकुंडा सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा। यहां तक क्लियर है। अब दक्षिणतम एवं उत्तरतम बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा हुआ, कोणा गांव गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिला। यहां तक क्लियर है। और दक्षिणतम बिंदु हुआ बोरकुंडा सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा। अब देखिए 23 डिग्री और 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, तो टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ साथियों। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का समेकित अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 7 डिग्री 9 मिनट क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है। ये क्या हुआ, अक्षांशीय विस्तार है। अब साथियों यहां तक प्रश्न काफी बार पूछा है कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है, गांव का नाम दे देता है या तहसील का नाम दे देता है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, ये प्रश्न काफी बार पूछे हैं। तो
अब साथियों यहां आपको ध्यान रखना है कि इसकी मध्यमतम अक्षांशीय रेखा कौन सी है। यह प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जब पेपर सेट करता है तो वो नक्शे को देख करके, एटलस को क्या है कि बारीकियों से देखते हैं। तो मध्यमतम अक्षांशीय कौन सा है राजस्थान का, जो मध्य भाग से होकर के निकलता है। तो 27 डिग्री क्या है, मध्य अक्षांश है। क्या है, मध्यमतम अक्षांशीय। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान का मध्यमतम अक्षांशीय रेखा कौन सी है। तो 27 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ये क्या है, उत्तरी अक्षांशीय रेखा मध्यमतम राजस्थान की क्या है, अक्षांशीय रेखा है। यहां तक क्लियर है। टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 7 डिग्री 9 मिनट। अब आपको पता होगा कि ग्लोब में क्या पाए जाते हैं, 0 डिग्री गोलार्ध, इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री रेखा को, सॉरी, भूमध्य रेखा। और मैंने आपको पूर्व में बताया कि इससे उत्तरी भाग को हमने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिणतम भाग को हमने क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान रखिए, पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितनी अक्षांशीय रेखा है, 90 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है, और 90 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश। क्या है, दक्षिणी अक्षांश। और टोटल कितने हुए, 180। कितने, 180 डिग्री प्लस एक भूमध्य रेखा को मिलाकर के कितने हुए, 181 अक्षांशीय क्या है, अक्षांशीय रेखा किस पर है अवस्थित, ग्लोब पर अवस्थित है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा को मिलाकर के ग्लोब के ऊपर पीजीटी वगैरह या टीजीटी जो केंद्रीय लेवल की जो एग्जाम होती हैं उसमें काफी बार प्रश्न पूछा है, एनडीए हो या सीडीएस हो, तो उनमें भी प्रश्न पूछा है कि ग्लोब के ऊपर कितने अक्षांशीय वृत्त पाए जाते हैं। इनको क्या कहेंगे, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांशीय पर जाते हैं तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, व्रत कहेंगे, सामान्य भाषा में क्या कहेंगे। और बड़ी जो यूनिट होती है, जब हम उनको अंटार्कटिका व्रत या आर्कटिक व्रत इस तरीके से अपन बांट देते हैं, तो सामान्यतः एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को पर जाने के जो मध्य का जो क्षेत्र है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने के मध्य में जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, व्रत कहेंगे। और टोटल हमारी ग्लोब पर कितने व्रत हैं, तो 181 डिग्री क्या है, व्रत हैं। और भूमध्य रेखा को हम सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 40,076 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 40,076 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिए कि एक अक्षांश में कितनी दूरी होती है, 111.13 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। तो सामान्यतः जब हमें हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पता होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है टोटल, तो 7 डिग्री 9 मिनट क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो हम 111.13 किलोमीटर की जो इकाई है उससे मल्टीप्लेक्शन करके राजस्थान की टोटल लंबाई निकाल लेंगे। तो टोटल लंबाई कितनी आई साथियों, 826 किलोमीटर लंबाई निकल करके आई। तो अक्षांशीय विस्तार पर हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तरी अक्षांश कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए 23.5 डिग्री रेखा, क्योंकि 23 डिग्री काफी बार कंफ्यूजन होता है कि 23.5 से ऊपर चलेंगे तो हम क्या आएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर चलेंगे तो 23.5 डिग्री आएगा, क्योंकि वो क्या है, आधा है। क्या है, 1/2 आधा है।
अब जलवायु के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कर्क रेखा दक्षिणतम भाग से निकलती है, तो उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय जलवायु या अयनवर्ती जलवायु कहां पाई जाएगी? कर्क रेखा के आसपास या कर्क रेखा से नीचे। और ऊपरी हिस्से में क्या पाई जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो समेकित मिलाकर के राजस्थान की जलवायु कैसी हुई? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु हुई, क्योंकि हमारे यहां मानसून के द्वारा क्या होती है? वर्षा होती है। अब हम साथियों देशांतरीय विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। पूर्वी देशांतरीय विस्तार, यहां तक क्लियर है। अब साथियों यहां से प्रश्न पूछा है कि इसका पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव सम तहसील। कौन सा? सम तहसील जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। और पूर्वतम जो बिंदु है, ये में काफी पुस्तकों में या साथी लोग पढ़ा रहे हैं, बताते हैं सिलान गांव नहीं होकर के कौन सा गांव है? सिलावट गांव। कौन सा है? सिलावट गांव। और ये सिलावट गांव किस तहसील में है? राजा खेड़ा तहसील। राजा खेड़ा तहसील कहां स्थित है? धौलपुर। तो इसका पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा हुआ? सिलावट गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर में। यहां तक क्लियर है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार राजस्थान का है। अब देखिए पश्चिमतम से बिंदु से लेकर के और पूर्वोत्तम बिंदु की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इसका राजस्थान का समेकित देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हुआ 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। अब साथियों यहां ध्यान दीजिएगा कि अक्षांश रेखाओं को हमने क्या कहा? व्रत कहा। क्या कहा? व्रत। और इन अक्षांश रेखाओं को व्रत कहने के साथ साथ अक्षांश रेखाएं, क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, तो वहां कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और उससे उत्तरतम भाग में क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो हमने राजस्थान की समेकित जलवायु को क्या निर्धारण किया? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो अक्षांश को हमने क्या कहा? व्रत। अतः अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं? अक्षांशीय रेखाओं को जलवायु रेखा भी कहा जाता है। ये तथ्य ध्यान रखना है। तो अक्षांशीय रेखाओं को क्या कहते हैं? जलवायु रेखाएं। क्या कहा जाता है? जलवायु रेखा कहा जाता है। और जलवायु के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट्स आ जाते हैं? तापमान और वर्षा दोनों समेकित मिलकर के क्या करते हैं? जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं को हमने क्या कहा? जलवायु रेखा। मैंने ग्लोब पर भी बताया था
कि ये हमारी ग्लोब है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तरतम भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध, और दो अक्षांशों के मध्य में दूरी कितनी है 111.13 किलोमीटर। तो हमने अक्षांशीय रेखाओं को क्या कहा, जलवायुए रेखाएं, और देशांतरीय रेखाएं जो मैंने 0 डिग्री आपको ग्रीनविच मीन टाइम बताया था, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, सॉरी डायग्राम सही है। जीरो डिग्री अक्षांशीय भूमध्य रेखा और ये क्या हुई अक्षांशीय, और 0 डिग्री को मैंने क्या बताया, समय रेखा। क्या बताया, समय रेखा या टाइम लाइन, और इस 0 डिग्री को हमने क्या कहा, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहा, ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहां से होकर निकलती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के निकलती है, और इसको ग्रीनविच नाम दिया। अब साथियों देखिए, और भी देशांतरीय रेखा है, और भी क्या है, देशांतरीय रेखा है। तो ग्लोब के ऊपर कितने देशांतरीय विस्तार हैं, 0 डिग्री समय रेखा से पश्चिमतम और पूर्वतम। तो हमने पश्चिम भाग को क्या कहा, पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्वी भाग को क्या कहा, पूर्वी गोलार्ध। तो 0 डिग्री जो रेखा है इसको हमने समय रेखा कहा। तो अब यहां ध्यान रखिए कि देशांतरीय विस्तार को, जो देशांतर रेखा होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, समय रेखा। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, समझिएगा। 0 डिग्री जो समय रेखा है, टाइम लाइनर है, उससे पश्चिम भाग को हमने पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा। अब देखिए, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने में क्या लगता है, समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, परिभ्रमण करती है। तो देखिए साथियों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य में दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। तो देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, परिभ्रमण करती है अपनी धुरी पर, और सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण। तो पृथ्वी जैसे ही परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण भी किसके सामने किया जा रहा है भाई, जियोसेंट्रिक और हेलोसेंट्रिक जो अवधारणा है। जियोसेंट्रिक अवधारणा आई पूर्व में, फिर कोपरनिकस के बाद में हेलोसेंट्रिक अवधारणा आई। तो पृथ्वी परिभ्रमण भी किसके सामने कर रही है, सूर्य के सामने कर रही है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है, तो धौलपुर जो शहर है या धौलपुर जो जिला है वो पूर्वी राजस्थान में है, और पश्चिमी भाग में क्या है, कौन सा जिला है, पश्चिमतम बिंदु जैसलमेर जिले में है। तो साथियों, यहां ध्यान रखना होगा कि राजस्थान का टोटली ये देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। कितनी है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो सूर्य माना कि धौलपुर शहर में, क्योंकि सूर्य हमेशा कहां से उदय होता है, पूरब से, तो पूर्वी भाग में धौलपुर की जो धौलपुर जो शहर है या धौलपुर जिला है, उसकी किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। मतलब सूर्य उदय कहां होता है, सर्वप्रथम पूर्वी भाग में। तो सूर्य उदय सर्वप्रथम कहां होगा, धौलपुर में। और सूर्य उदय होने के पश्चात सूर्य उदय अस्त भी सर्वप्रथम कहां होगा, धौलपुर शहर में होगा या धौलपुर जिले में होगा।
तो हमारी जो पृथ्वी है उसको घूर्णन करते हुए कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये लगभग सूर्योदय और सूर्यास्त में कितना समय लग जाता है 35 मिनट 8 सेकंड का क्या आ जाता है अंतर आ जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होगा पूर्वी भाग में, अतः धौलपुर जिले में, और उसके पश्चात फिर सूर्योदय कहां होगा पश्चिमी भाग अर्थात जैसलमेर में। तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर सूर्योदय और सूर्यास्त में आता है। अब साथियों यहां देखिए हमने देशांतरीय जो रेखाएं हैं उनको क्या कहा, देशांतर रेखाओं को समय रेखा कहा। तो जिस देश का ज्यादा देशांतरीय विस्तार है उसमें एक से अधिक टाइम जोन पाए जाते हैं। तो जो रूस जो देश है उसका देशांतरीय विस्तार अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार, देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण रूस में क्या पाए जाते हैं अधिक समय जोन पाए जाते हैं। और भारत में इसके निराकरण के लिए क्या निर्धारण किया है 82.5 डिग्री रेखा, 82.5 जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, जो कहां से होकर के गुजरती है इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर के गुजरती है। तो 82.5 डिग्री, और भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी देशांतर रेखा क्या है समय रेखा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में क्या हुई समय रेखा हुई। तो सूर्योदय यदि पूरब में धौलपुर शहर में हुआ तो सबसे अंत में सूर्योदय कहां होगा जैसलमेर जिले में होगा, और उसमें कितने मिनट का फर्क आएगा 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यदि 15 देशांतर रेखाएं पार करने में कितना समय लगेगा तो 15 गुणा मैंने एक अक्षांश में कितने मिनट का अंतर आता है 4 मिनट का। तो हमने 15 गुणा 4 किया तो 60 मिनट निकल के आया, और 60 मिनट क्या होते हैं 1 घंटा होता है। तो ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। भारत में समय रेखा कौन सी है 82.5 डिग्री। तो यह है कि पूर्वी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होगा और पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पीछे होगा। उसमें कितने का अंतर आ जाता है, प्रश्न कैसे पूछेगा कि राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग धौलपुर जिले में सूर्योदय होने के पश्चात पश्चिमी भाग जैसलमेर में कितने मिनट का अंतर आ जाता है तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आ जाता है। यहां तक क्लियर है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का अपन उल्लेख कर चुके हैं। लेकिन देखिए साथियों एग्जामिनर क्या होता है स्मार्ट होता है, तो यहां एक चीज ध्यान रखना है जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, चाहे वो आरएस एग्जाम हो, पीएसआई हो या शिक्षक भर्ती हो या पात्रता एग्जाम, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कौन सी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मध्यवर्तीय देशांतर रेखा है। ये ध्यान आपको रखना है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा क्या है मध्यवर्तीय रेखा है। अब देखिए अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान का मध्यमतम भाग कौन सा है, क्योंकि हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान का मध्यमतम जो भाग है वो है लंपोलाई। क्या है लंपोलाई, ये आपको ध्यान रखना है। और लंपोलाई कहां स्थित है नागौर में, कहां स्थित है नागौर में। और सैटेलाइट, क्योंकि आजकल क्या है सैटेलाइट प्रवृत्ति है, तो सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्यमतम भाग, तो सैटेलाइट के आधार पर मध्यमतम भाग गगराना गांव, ये तो लंपोलाई गांव हो गया।
हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर निकालते हैं तो ये हो गया लंपोलाई गांव, और सैटेलाइट के आधार पर मध्यमतम जो भाग है या गांव है, सॉरी, वो है गगराना गांव। और ये गगराना गांव कहाँ स्थित है? गगराना गांव नागौर। कहाँ स्थित है? नागौर में। यहां तक क्लियर है। सूर्योदय और सूर्य अस्त की हम पर चर्चा कर चुके। अब देखिए साथियों, एक बिंदु और है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। कहां पड़ेंगी? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। अब इसके बारे में अलग से ही पर चर्चा करते हैं। आइए, हाँ, ऐड। तो देखिए, देखिए 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, यहां तक क्लियर है। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए, और ये भी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब साथियों, मैं पूर्व में इसकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा राजस्थान से होके गुजरती है। और ये कर्क रेखा किन किन शहरों में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। तो देखिए, कर्क रेखा पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, देखिए ये ग्लोब है, सूर्य क्या होता है? उत्तरायण एवं दक्षिणायन। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, कब होता है? 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? लंबवत चमकता है। और इसकी किरणें कहां चमकती हैं? लंबवत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकती हैं। तो सूर्य की जो लंबवत जो किरणें हैं या सीधी किरणें हैं, वो कहां पड़ेंगी? सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान के अंदर कहां पड़ेंगी? तो देखिए, सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? सीधी किरणें, सीधी लंबवत किरणें कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा शहर में। अब साथियों, मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव और सज्जनगढ़ तहसील और बांसवाड़ा। तो लंबवत किरणें कहां पड़ेंगी? क्योंकि सूर्य जैसे ही उत्तरायण होता है 21 जून को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है? योग दिवस। क्या मनाया जाता है? योग दिवस। और इस योग दिवस की थीम क्या थी राजस्थान के अंदर? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ये आप ध्यान रखना है एनवायरमेंट L1 के लिए और L2 के लिए, क्योंकि पर्यावरण में आसपास जो हमारा वातावरण है उसमें घटने वाली क्रियाएं। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और राजस्थान में योग दिवस की थीम थी महिला सशक्तिकरण। तो 21 जून को जब सूर्य की लंबवत जो किरणें हैं, सीधी लंबवत जो किरणें हैं, वो कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। कहां पड़ेंगी? और सबसे अधिक तिरछी कहां पड़ेंगी? गंगा नहर। सबसे अधिक तिरछी किरणें सूर्य की कहां पड़ेंगी? गंगा नगर, श्री गंगानगर
सॉरी, श्री गंगानगर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र क्या है? अयनवर्तीय क्षेत्र है। क्या है? अयनवर्तीय। तो सूर्य दक्षिणायन होता है, फिर भी वहां औसत रूप से तापमान अधिक होता है। क्या होता है? उत्तरी भाग के अपेक्षाकृत औसत रूप से तापमान अधिक पाया जाता है। तो सूर्य की सर्वाधिक, सूर्य उत्तरायण होने के पश्चात काफी बार राजस्थान के एग्जामों में प्रश्न पूछा है कि सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें राजस्थान में कहां पड़ेंगी? तो दक्षिणतम भाग बांसवाड़ा शहर में। और सबसे अधिक तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी? श्री गंगानगर जिले में। अब देखिए, कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर है वो है कुशलगढ़। ये प्रश्न भी साथियों काफी बार पूछा गया है। तो कुशलगढ़ शहर, सज्जनगढ़ तहसील क्या है? वो तहसील है, एक अच्छा शहर नहीं है। यदि आपसे तहसील पूछता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक तहसील कौन सी है, तो आपको सज्जनगढ़ करना है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम शहर है वो है कुशलगढ़ शहर। और जिला स्तरीय या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है? वो है बांसवाड़ा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, तभी तो हमने कर्क रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्योंकि सूर्य जैसे ही 21 जून को क्या होगा? उत्तरायण होगा। और उत्तरायण होने के बाद कर्क रेखा पर क्या पड़ेंगी? लंबवत किरणें। सूर्य की क्या पड़ेंगी? लंबवत किरणें। तो ये क्षेत्र क्या हुआ? अयनवर्तीय क्षेत्र, अधिक तापमान प्राप्त करने वाला। जबकि श्री गंगानगर में क्या है? सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो हमने कर्क रेखा से ऊपरी वाले हिस्से को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिणतम वाले भाग को क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और दोनों को मिलाकर के हमने राजस्थान की जलवायु कैसा निर्धारण किया? तो राजस्थान की समेकित मिलाकर के जलवायु कैसी हुई? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। कैसी हुई? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर कितना रहा? 35 मिनट और 8 सेकंड का। तो ये क्या हो गई? राजस्थान की जलवायु। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय।